मीटिंग शुरू होने में कुछ और टाइम लगने वाला था। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। 12 बजने में करीबन 35 मिनट बाकी थे। मतलब कि मीटिंग अपने निर्धारित समय पर शुरू होती तो मेरे पास पर्याप्त समय था। हाँ, एक बार इसके शुरू हो जाने के बाद खत्म होने का कोई सुनिश्चित अनुमान नहीं था। हो सकता है 3-4 बज जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह मीटिंग 5 बजे खत्म हो। हमारे सीनियर्स के आने का टाइम तो फिक्स होता है, लेकिन जाने का नहीं। मैं एक जानी मानी बीमा कंपनी में भोपाल के ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। 35 मिनट का समय खाली बैठकर बिताने से बेहतर था मैं एक कॉफ़ी पीकर आ जाऊँ। 11:30 तक मैंने अपने केबिन से बाहर निकलकर पास की एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में पहुँच गया था। मैं हर दिन लगभग इसी समय यहाँ आता था। वेटर्स जानते थे कि इस वक्त मैं क्या लेना पसंद करता हूँ। मेरे बिना कहे ही वेटर मेरे सामने एक कप कॉफ़ी रख गया था। हालांकि कॉफ़ी तो मुझे ऑफिस में भी मिल जाती थी, लेकिन वो मशीन की कॉफ़ी पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल में मीटिंग की डिटेल्स पढ़ते हुए कॉफ़ी का एक सिप लेकर कप वापस टेबल पर रखने के इरादे से मैंने दाहिना हाथ आगे किया ही था कि नज़र सामने मौजूद कुर्सी पर चली गई। एक लड़की जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी के ठीक बाद वाली कुर्सी पर बैठी थी। अमूमन उस वक्त कॉफ़ी शॉप में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज उस लड़की और मेरे सिवाय नाम मात्र के लोग ही मौजूद थे। कॉफ़ी शॉप की खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर कुछ ही दिनों पहले शॉप वाले के कहे शब्द मुझे याद आ गए थे। कुछ दिन पहले जब मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी तो उसने एक कुर्सी देते हुए कहा, सर अभी जल्दी ही गर्मी आ जाएगी, फिर देखिएगा यहाँ पूरा दिन आपको कोई दिखाई नहीं देगा। सारी भीड़ शाम को ही आएगी। और आज शायद उसकी बात सच साबित हो गई थी। अप्रैल के महीने में इस गर्मी में कॉफ़ी शॉप का खाली होना स्वाभाविक था। खाली कुर्सियों से होते हुए एक बार फिर मेरी नज़र उस लड़की पर पहुंच गई थी। उस बार उसकी गर्दन के पीछे हिस्से में बने टैटू ने मुझे आकर्षित किया। लड़की ने बालों को बांधकर एक जूड़े का रूप दे दिया था और इस तरह से उसकी गर्दन पर बने टैटू को मैं साफ तौर पर देख सकता था। टैटू के नीचे संस्कृत में किसी श्लोक की कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी, जिन्हें मैं इतनी दूर से पढ़ तो नहीं सका था, लेकिन सामान्य तौर से ज़्यादा गहराई तक पीठ पर नीचे उतरी टी शर्ट की डिज़ाइन की वजह से मैं उस लाइंस को देख ज़रूर सकता था। शायद उसने जानबूझकर ऐसी टी शर्ट पहनी थी और साथ ही बालों को इस तरह से बांधा था कि उसका टैटू लोगों को दिख सके। उसके टैटू को देखते ही मैंने कॉफ़ी का कप फिर से उठाया और होठों से लगा लिया। लड़की मेरी नज़र से अनजान अपने मोबाइल में व्यस्त थी। वो अकेली ही थी और शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके दाहिने पैर पर चढ़े बाएं पैर के लगातार हिलते हुए जूते को देखकर मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकता था। वो कुछ देर ऐसे ही रहती और फिर पलटकर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर कर लेती और फिर कुछ देर बाद बायां पैर दाएं पैर के ऊपर हो जाता। अपनी कॉफ़ी के साथ मैं उसे ये सब करते चुपचाप देखता रहा। मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने को ही थी जब उसने किसी को कॉल करते हुए मोबाइल कानों में लगा लिया। मेरी नज़र टैटू से हटकर उसकी उंगलियों पर चली गई। मैनीक्योर किए हुए लंबे नाखून, उन पर उसके जिस्म से मेल खाती हुई बादामी रंग की नेल पॉलिश और 2 छोटी अंगूठियाँ। मोबाइल पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही मेरी कॉफ़ी खत्म हो गई, साथ ही कॉफ़ी शॉप में ठहरने की मेरी समय सीमा भी। घड़ी में 11:55 हो चुके थे और मुझे 5 मिनट में मीटिंग हॉल पहुंचना था। मैंने जल्दी से कुर्सी छोड़ी और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। मीटिंग देर तक चली। सीनियर्स ने नए शामिल हुए लड़कों को 1 महीने के अंत तक कम से कम 3 जीवन बीमा लेकर आने का टारगेट दिया था और जाहिर सी बात थी कि इस टारगेट को हासिल करने में उनकी मदद मुझे भी करनी थी। मीटिंग के बाद मैंने भी कुछ वैसी ही हिदायत उन लड़कों को दी और घर जाने के वो निकल पड़ा।
घर जाने से पहले एक लड़के जिसका नाम मनोज था को मैंने एक एड्रेस देकर बताया कि वो कल 1 बजे जाकर इस पते पर मिस्टर गुप्ता से मिल ले। मिस्टर गुप्ता अपनी और अपनी वाइफ का बीमा कराना चाहते थे। मिस्टर गुप्ता मेरे पुराने परिचित थे और उन्होंने इसके लिए मुझे कहा था। मनोज का टारगेट बाकी सब की अपेक्षा काफ़ी पीछे था, तो मैंने सोचा कि इससे मनोज को कुछ मदद कर देता हूँ। अगली सुबह रोज़ की तरह मैं 10 बजे ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर सिग्नल में खड़ा उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार फिर मेरी नज़र सामने सफ़ेद रंग की एक्टिवा पर बैठी लड़की पर गई। उसको देखते ही मेरी नज़रें थम गईं। वो टैटू वाली लड़की जो कल मुझे कॉफ़ी शॉप में दिखी थी, मेरे ठीक सामने एक्टिवा पर मेरी ही तरह सिग्नल पर खुलने का इंतज़ार कर रही थी। कल की ही तरह उसने आज भी बालों को बांध रखा था और उसका टैटू दिख रहा था। जल्दी ही सिग्नल खुल गया और इसके पहले कि मैं आगे होकर उसका चेहरा देख सकता, उसने राइट टर्न ले लिया और एक बार फिर मैं उसे देख नहीं पाया था। दोपहर करीबन 1:30 बजे थे। मैं ऑफिस में था जब मनोज का फ़ोन आया। उसने बताया कि मिस्टर गुप्ता उससे इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार नहीं है। तुमने उनसे कहा नहीं कि मैंने तुम्हें भेजा है? मैंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद करके शेल्फ में रखते हुए पूछा। सर, मैंने बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काटा और बाइक लेकर मिस्टर गुप्ता के घर की ओर निकल पड़ा। मनोज मिस्टर गुप्ता के घर पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। इस बार डोरबेल मैंने ही बजाई। गोद में विदेशी नस्ल का कुत्ता उठाए एक लड़की ने दरवाज़ा खोला था। हेलो, हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, मैंने दरवाज़ा खुलते ही कहा था। हमें कोई इंश्योरेंस नहीं कराना। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उस लड़की ने मना कर दिया था और पलट कर जाने लगी। मैडम, हम खुद नहीं आए हैं, हमें मिस्टर गुप्ता ने बुलाया है, एक बार जाकर पूछ लीजिए। इस बार मैंने थोड़ी नाराज़गी से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा था। मेरी बात सुन वो हमें बाहर रुकने को कहकर अंदर चली गई। कुछ देर में वो वापस आई और हम दोनों को अंदर आ जाने के लिए कहा। मैंने मिस्टर गुप्ता को इंश्योरेंस की डिटेल्स बताई और भरोसा दिलाया कि मनोज का किया हुआ इंश्योरेंस मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरी बात से वो मान गए और अपना व अपनी पत्नी का बीमा करने की इजाज़त मनोज को दे दी। फॉर्म निकालकर मनोज ने जल्दी से भरना शुरू कर दिया था। मिस्टर गुप्ता ने बताया कि उनकी एक ही बेटी है अदिति, जो कुछ देर पहले दरवाज़ा खोलने आई थी। मिस्टर गुप्ता ने नॉमिनी में उसका ही नाम भरने को कहा। नाम बताने के साथ ही मिस्टर गुप्ता ने अदिति को बुला लिया था और जैसे ही टेबल पर रखे फॉर्म पर झुककर अदिति दस्तखत करने लगी, मेरी नज़र उसकी गर्दन पर चली गई। उसकी गर्दन पर वही टैटू मौजूद था। सिर्फ टैटू नहीं, बल्कि ये वही लड़की थी, वही बड़े नाखून, बादामी रंग का जिस्म और 2 छोटी अंगूठियाँ। अरे, ये जीवन बीमा लेने की क्या ज़रूरत है डैड? दस्तखत करते हुए अदिति ने अपने पापा से कहा। और इसके पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, मनोज ने जल्दी से रटे रटाए मुनाफे नुकसान सुनाने शुरू कर दिए थे। सबके दस्तखत ले हम जल्द वापस आ गए थे। शाम एक बार फिर मैं अपने केबिन में ही था जब मनोज मेरे पास आया। पहले तो उसने सॉरी कहा और फिर बताया कि वो जल्दी में मिस्टर गुप्ता के घर से एक पेपर लेना भूल गया था और कहा कि वो कुछ देर में जाकर ले आएगा। मैंने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मिस्टर गुप्ता थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के हैं और वो इस लापरवाही से नाराज़ हो सकते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं कल ऑफिस आते समय वो पेपर ले आऊँगा। हालांकि ये बात मैंने मनोज से झूठ कही थी। मैं तो बस एक बार अदिति से इस बहाने मिल लेने की उम्मीद में था। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं मिस्टर गुप्ता के घर पहुंचा। दरवाज़ा अदिति ने ही खोला। रोज के विपरीत आज वो खुले बालों में थी। हाय सर, घर पर हैं क्या? मैंने उसके दरवाज़ा खोलते ही पूछा। नहीं, डैड तो नहीं है, वो आज सुबह ही माँ के साथ बाहर गए हैं। कब तक आएंगे, कोई उम्मीद? यही कोई 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन? ये तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कल हम एक पेपर लेना भूल गए थे और अभी मैं वही लेने आया हूँ। आई एम सॉरी,
लेकिन अगर हो सके तो क्या वो पेपर आप मुझे दे सकती हैं? ठीक है, आप बैठिए, मैं डैड से कॉल करके पूछती हूँ। उसने मुझे बैठने को कहा और अंदर चली गई। वो जल्दी ही आई और पेपर मेरे हाथ में देकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ में पेपर लेकर मैं चेक करने लगा। पेपर सही था और अब मुझे चलना था, लेकिन जाने से पहले मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे उसका टैटू पसंद आया है, लेकिन कहूँ कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस एंड बाय द वे, आपका वो टैटू बहुत खूबसूरत है। सॉरी। मैंने इतना कहते ही उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा था। टैटू? वो आपकी गर्दन पर है ना? दैट्स रियली वेरी नाइस। ओह थैंक यू, लेकिन आपने कब देखा? वो मैंने आपको परसों कॉफ़ी शॉप में देखा था और तभी आपका ये टैटू भी। फिर कल जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी तो मैं आपके पीछे ही था, मगर दोनों ही बार मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया था। आपका ये टैटू मुझे सच में बहुत पसंद आया और कल जब आप फॉर्म की साइन कर रही थी तब टैटू देखकर मैं आपको पहचान गया था। ओके, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसे बाय कहकर मैं बाहर आ गया। अगला दिन रविवार था। एक यह दिन ही तो हमें मिलता है यह महसूस करने के लिए कि हम भी इस दुनिया में हैं। रविवार को मैंने अपने तरीके से जीने और सारी परेशानियों को भूला मस्ती करने का इरादा किया था। इसमें मेरे 2 दोस्त भी शामिल थे। सबसे पहले हमने वाटर पार्क जाने, फिर उसके बाद कहीं बाहर लंच करने और रात में मूवी देखने का तय किया था। पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार हम सुबह 11 बजे ही वाटर पार्क पहुंच गए थे। करीबन 1 घंटे तक मस्ती करने के बाद जैसे ही मैं फूड कोर्ट से कोल्ड ड्रिंक की कैन हाथ में थामे बाहर आया, मुझे अदिति दिख गई। ओह हाय! वाटर पार्क की रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोअर में पूरी तरीके से भीगे हुए मैंने उसे देखते ही कहा था। उसने भी यही कपड़े पहन रखे थे और शायद फूड कोर्ट ही जा रही थी। हेलो, आई होप तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। मुझे वहाँ देखते ही वो भी कुछ वैसे ही चौंकी थी जैसे उसे देखकर मैं। नो यार, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या पता, कोई भी वजह हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ एंड बिलीव मी, मुझे तुम्हारे यहाँ आने का ज़रा भी अंदेशा नहीं था। तो फिर यहाँ आने की वजह? किसी क्लाइंट को पूल में जाकर इंश्योरेंस बेच रहे थे? अरे यार, क्या हम इंश्योरेंस वालों की कोई लाइफ नहीं होती? रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। ओह, तो अब तक मेरी खिंचाई की जा रही थी। तुम लोग भी सबको ऐसे ही डराते हो ना कि न जाने कब कहाँ से कौन सी मुसीबत आ जाए, तो आज मैंने तुम्हें डरा दिया। बातचीत करते हुए हम दोनों नज़दीक रखी कुर्सियों पर बैठ गए। वैसे क्या है तुम्हारा नाम? उसने बैठते हुए पूछा। वरुण सचदेवा। ओके, और मेरा नाम तो तुम्हें पहले से ही पता है। हाँ, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, सिवाय एक चीज़ के। अच्छा, और वो क्या? वो ये कि आपके टैटू के नीचे जो लाइंस लिखी हैं वो क्या है? हा हा हा, वो एक राज है। इतनी आसानी से सबको पता नहीं चलता, उसके लिए खास बनना पड़ता है। अच्छा, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस राज को जानने लायक खास बन सके। खास बनना तो उस राज को जानने से भी मुश्किल है, और तुम तो इंश्योरेंस वाले हो, दिन में न जाने कितने झूठ बोलते होगे। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर लूंगी? वो तो हमारा काम है मिस अदिति, और जब कई बार आप मुझे इंश्योरेंस वाला कह चुकी हो, तो मैं आपको एक सुझाव दे दूं कि जिस तरीके से आप ड्राइविंग करती हैं, एक इंश्योरेंस आपको भी कराना चाहिए। देखो, आ गए ना काम की बात पर। अरे मैं बस मजाक कर रहा हूँ, पता है मुझे। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस है। ओह, मतलब कोई दूसरा हमसे पहले आपकी लाइफ में आ गया? फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि हमसे पहले कोई दूसरा आपका इंश्योरेंस करके जा चुका है, मैंने हंसते हुए कहा। वो भी मेरे जवाब से मुस्कुरा पड़ी थी। वाटर पार्क की ड्रेस में भीगे हुए हम दोनों बातें कर रहे थे। उसके गालों पर अब तक पानी की बूंदें ठहरी हुई थी
और उसके बोलते ही फिसलकर उसके कपड़ों पर गिर जाती। कुछ देर में हम दोनों ने बाय कहा और अपने अपने दोस्तों के पास चले गए। शाम घर आते ही मैंने फेसबुक पर उसे खोज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। कुछ ही घंटों में उसने एक्सेप्ट भी कर ली। मैंने उसकी पुरानी तस्वीरों पर दिल वाले इमोजी छोड़ दिए। उस दिन के बाद हम कभी कभार फेसबुक पर चैट कर लेते। उसकी पोस्ट देखकर मुझे पता चलता रहता कि वो आज कहाँ गई थी या उसने क्या किया। मैं उसकी हर तस्वीर पर कमेंट करता, वो भी मेरे कमेंट्स का जवाब हंसकर देती। फेसबुक से जल्दी हम दोनों का रिश्ता व्हाट्सएप तक पहुंच गया था। ऐसा करते लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। हम 1-2 बार बाहर मिल भी चुके थे। फिर एक सुबह मैं सोकर उठा था कि अदिति ने कॉल किया और मेरे फ़ोन उठाते ही उसने ज़ोर से कहा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वैसे आज मेरा बर्थडे है, ये तो मुझे भी याद नहीं था। फिर तुम्हें किसने बताया? फेसबुक ने। वैसे आज भी ऑफिस जाना है या कहीं ट्रीट दोगे? यार कई सालों से न तो किसी ने ऐसे विश किया और ना ही किसी ने ट्रीट मांगी। बाकी रही तुम्हारी बात, तो बोलो कहाँ चलना है, वहीं ट्रीट दे देते हैं। नहीं, पार्टी तो मेरी तरफ से है, तुम बस रेडी होकर 12 बजे मिलो। ओके कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। 12 बजे अदिति ने मुझे ऑफिस से बाहर बुलाया। वहाँ से हम दोनों अदिति के चुने हुए एक रेस्टोरेंट में गए। अदिति ने मेरे लिए केक ऑर्डर कर रखा था। मैंने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और एक टुकड़ा अदिति को खिला दिया। उसने भी बदले में मुझे थोड़ा सा केक खिलाया था। तो आज खुद के लिए कोई गिफ्ट लेने वाले हो? उसने केक खाने के बाद पूछा था। खुद के लिए कोई गिफ्ट लेता है क्या? हाँ, मैं तो हर साल अपने बर्थडे पर खुद के लिए कुछ न कुछ लेती हूँ। तुम्हें भी लेना चाहिए। खुद को स्पेशल फील कराने की सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे ही तो होती है। तो फिर क्या लेने वाले हो? कह दूं? हाँ कह दो। आज जो भी दिल में है सब कह दो, अदिति ने कहा। उसकी बात सुनकर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी मेरे बारे में वही सोचती है जो मैं उसके बारे में सोचा करता हूँ। तो मैं लेने वाला हूँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? उसने चौंकते हुए दोहराया। हाँ पता है अदिति, मैंने आज तक बहुत लोगों के इंश्योरेंस किए हैं, लेकिन खुद के लिए एक भी नहीं, क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। कभी लगा ही नहीं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसा कोई साथी जिंदगी में रहा ही नहीं। लेकिन जब से तुम मिली हो, यह एहसास होने लगा है कि मैं खास हूँ। जीने की ख्वाहिश सी रहने लगी है। खुद का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। लंबी उम्र हो ताकि तुम्हारे साथ बीत सके। चाहता हूँ आज खुद का एक इंश्योरेंस करूँ और नॉमिनी में तुम्हारा नाम दर्ज हो। बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। वो कुछ देर मुझे ही देखती रही और धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। उसने साथ रहने का वादा किया था। ये मेरा खुद के लिए लिया हुआ आज तक का सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।